इस टाइम स्क्रीन पर जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है इसका नाम है विजय कुमार साहनी, जो 30 जनवरी 2026 की सुबह एक नाई की दुकान पर पहुंचता है और उससे कहता है कि भैया मेरा मुंडन कर दो और दाढ़ी को भी जीरो मशीन से काट दो। ये सुनकर नाई अपना काम करता है और जब सब कुछ हो जाता है तब विजय से कहता है कि भैया आप तो पहचान में नहीं आ रहे हो। और बस विजय यही सुनना चाहता था, इसलिए उसने बाल और दाढ़ी कटवाई थी। लेकिन क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह किया था उसने जो उसे अपनी पहचान छुपाने की नौबत आ गई थी? पुलिस को मिली बॉडी किसकी थी? कैसे उस बॉडी की पहचान हुई? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब तो इस मिस्टीरियस केस को एंड तक जरूर देखें। वेलकम टू ब्लैक इंक, मैं हूं समीर और इस केस का नाम है टू वाइफ्स। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पीपीगंज थाना क्षेत्र में बरघट्टा नाम का एक गांव मौजूद है। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गांव में तो लोग वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसे ही सड़क किनारे टहल रहे थे, जबकि बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे थे। तभी अचानक एक शख्स सड़क किनारे बने पुल के पास वॉशरूम के लिए जाता है, क्योंकि आसपास कहीं भी टॉयलेट नहीं था, इसलिए वो पुल के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, अचानक उसकी नजर सामने पड़ी एक बॉडी पर पड़ती है, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एक महिला की बॉडी है। जैसे ही वो शख्स उसे देखता है उसकी चीख निकल जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने इस महिला के साथ ये सब किया है और क्यों उसे यहां पर फेंक दिया है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो अपने साथियों को जो उसके साथ वहीं पर टहल रहे थे उन्हें आवाज देके बुलाता है और उन्हें इशारा करते हुए कहता है कि देखो वहां पर एक लेडी की बॉडी पड़ी हुई है। हालांकि पहले उन्हें एक मजाक लगता है, लेकिन जब वो अपने दोस्त के इशारा करने पर उस तरफ देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने सच में एक बॉडी पड़ी हुई थी जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल के आसपास थी। पर सवाल ये उठता है कि ये जो महिला थी ये थी कौन और वो यहां पर कैसे आई? किसने इसके साथ इतनी हैवानियत बरती? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था, जिन्हें सिर्फ पुलिस ही सुलझा सकती थी। इसलिए फौरन ही पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी जाती है, जिसे सुनकर पुलिस भी बिना टाइम गवाए फौरन ही घटना स्थल पर अपनी टीम को लेकर पहुंच जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस अपनी पूरी टीम को लेकर उस जगह पे पहुंच जाती है और इतनी पुलिस फोर्स को देखकर अब आसपास के इलाकों से भी लोग यहां पर आने लग जाते हैं। जबकि इसी पुल के पास रहने वाले लोगों और दुकानदारों को तो पता ही नहीं था कि यहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है। पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ करती है कि क्या उन्होंने किसी को यहां पर इस बॉडी को फेंकते हुए देखा, या फिर कल रात ऐसा कोई शख्स देखा हो जिस पर थोड़ा बहुत किसी को डाउट हुआ हो। ये सुनकर सभी लोग मना कर देते हैं और पुलिस से कहते हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं देखा है और ना ही उन्हें पता है कि ये सब कब हुआ और किसने किया है। पुलिस को जब लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आसपास के इलाकों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन्हें खंगालना पुलिस शुरू कर देती है। साथ ही एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाती है। इसके बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, शायद इसलिए ताकि उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन महिला की पहचान के बिना पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना वाकई में बहुत मुश्किल था। इसलिए पुलिस अलग अलग गांव में जाकर पूछताछ करने का फैसला करती है कि शायद वहां के किसी घर से कोई महिला गायब हुई हो तो पुलिस को पता चल जाए, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। इसके बाद पुलिस पूरे जिले के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशंस थे उनमें भी ये खबर पहुंचा देती है कि अगर किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई हो तो वो पुलिस को बता दे, क्योंकि उन्हें एक महिला की बॉडी मिली है। लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी, जिस वजह से पुलिस परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। पुलिस आसपास के इलाके में लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन जब पीपीगंज क्षेत्र में इलाहाबाद बैंक के ठीक सामने लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखती है, तब उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इस केस में मददगार साबित होने वाला था। दरअसल 29 जनवरी 2026 को रात के करीब 11:20 पर पुलिस को एक स्कूटी यहां से गुजरते हुए दिखाई देती है, जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब 12 बजे वो वापस यहां से निकली तो उस पर सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। यह देखकर पुलिस को बहुत ज्यादा हैरानी होती है, इसलिए पुलिस फुटेज से स्कूटी का नंबर निकलवाती है और फिर उस नंबर के आधार पर उसके मालिक को ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार स्कूटी के जो ओनर थे उनका पता चल जाता है, जो कि ज्यादा दूर का ओनर नहीं था। वो पीपीगंज थाना क्षेत्र में तिगरा गांव के सफाइया टोला का निवासी था।
और उसका नाम था राम बिलास साहनी। राम बिलास साहनी रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी था। खैर, पुलिस को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो उसके घर पहुंच जाती है और उससे जब पूछताछ करती है तब वो बताता है कि साहब, मेरी गाड़ी मेरे दामाद लेकर गए थे, जिनका नाम विजय कुमार साहनी है, और वो गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के आने वाले मादर गांव में रहते हैं। जैसे ही पुलिस ये सुनती है तो वो बिना वक्त गवाए विजय के घर पहुंच जाती है, जहां पहुंचने के बाद पुलिस दरवाजा खटखटाती है और तब एक महिला दरवाजा खोलती है जिसका नाम था संध्या साहनी। संध्या को देखकर पुलिस उससे विजय के बारे में पूछती है कि क्या विजय यहीं पे रहता है। इस पर वो हाँ में जवाब देती है और पुलिस को बताती है कि वो विजय की पत्नी है। तब पुलिस संध्या से विजय को बाहर भेजने के लिए कहती है ताकि वो उससे बातचीत कर सके। इसके बाद विजय जैसे ही बाहर निकल के आता है, पुलिस उसे हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले आती है और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती है कि उस रात वो किस महिला को स्कूटी पर लेकर जा रहा था और अब वो कहां पर है। इस पर विजय कोई कहानी नहीं बना पाता और पुलिस से कहता है कि जिस लड़की की बॉडी उन्हें मिली है वो उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया है, जिसके बारे में उसकी पत्नी को भी पता है। ये सुनकर पुलिस दंग रह जाती है और विजय को शुरू से पूरी बात बताने के लिए कहती है, जिस पर वो बताता है कि साल 2012 में कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद वो मुंबई चला गया था और वहां कांदीवली में अपने बड़े भाई के साथ रहता था और यहीं पर उसकी एक प्राइवेट बैंक में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के रूप में नौकरी भी लग गई थी, जिसके लिए एक दिन उसने अखबार में ऐड दिया और अपना नंबर नीचे लिख दिया ताकि अगर कोई बीमा करवाना चाहे तो वो आसानी से विजय को कांटेक्ट कर सके। अगले दिन विजय के पास एक लड़की का फोन आता है जिसका नाम था प्रिया शेट्टी, जो कई सालों से मुंबई के कांदीवली इलाके में स्थित चारकोप में रह रही थी। वो विजय से फोन पर कहती है कि अगर मैं आपको बीमे के लिए क्लाइंट ला कर दूं तो आप मुझे इस पर क्या देंगे। इस पर विजय ने जवाब देते हुए कहा कि वो जितने क्लाइंट लेकर आएगी उसके बदले वो प्रिया को कमीशन देगा। यह सुनकर प्रिया भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है और दोनों साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं। विजय पूरी ईमानदारी के साथ प्रिया को वक्त पर पैसे दिया करता था और उसकी यही ईमानदारी प्रिया को काफी ज्यादा पसंद भी आती है, इसलिए वो मन ही मन विजय को पसंद करने लगती है, जबकि विजय भी प्रिया को चाहने लगा था। लेकिन वो ये बात प्रिया को नहीं बताता है और दोनों कुछ वक्त तक इसी तरह साथ में काम करते रहते हैं। लेकिन एक दिन प्रिया विजय को प्रपोज कर देती है और उसे कहती है कि वो उसे प्यार करने लगी है। तब विजय भी खुद को रोक नहीं पाता और अपने दिल की छुपी बात प्रिया के सामने वो जाहिर कर देता है। इसके बाद दोनों लिव इन में रहने का फैसला करते हैं। अब क्योंकि प्रिया अकेली ही रहती थी और उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वो विजय से कहती है कि वह अब उसके साथ उसके घर में रह सकता है। जिसके बाद विजय भी वहां अपना सामान लेकर पहुंच जाता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद प्रिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात जब विजय को बताती है तो वो नाराज हो जाता है और प्रिया से कहता है कि वो ये बच्चा नहीं चाहता, इसलिए वो अबॉर्शन करवा ले। पर प्रिया साफ इनकार कर देती है और विजय से शादी करने के लिए कहती है ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल सके। पर वो प्रिया की बात को टालने लगता है, जिस वजह से दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। पर विजय किसी तरह बात को संभाल लेता है और प्रिया से कहता है कि वो दोबारा अबॉर्शन कराने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन अभी उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी है। प्रिया भी उसकी बात को समझते हुए शादी करने का ख्याल दिल से निकाल देती है और दोनों पहले की तरह साथ साथ रहने लगते हैं। साल 2013 में प्रिया एक बेटे को जन्म देती है और पिता के नाम की जगह विजय का नाम लिखवाती है। ये देखकर विजय अब उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है, साथ ही अपनी जॉब भी वो चेंज कर देता है ताकि वो प्रिया से दूर रहे और ये बात प्रिया भी समझ जाती है, इसलिए वो विजय से लड़ना शुरू कर देती है। इसी तरह इनकी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन साल 2014 में एक दिन विजय प्रिया को बिना बताए मुंबई छोड़कर वापस अपने गांव गोरखपुर आ जाता है, जहां उसके पेरेंट्स उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तब उन्हें पीपीगंज थाना क्षेत्र में तिघरा गांव के सफाइया टोला में रहने वाले राम बिलास की बेटी संध्या के बारे में पता चलता है। अब विजय के घर वाले संध्या के घर रिश्ते की बात करने पहुंच जाते हैं और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। इधर प्रिया को जब पता चलता है कि विजय उसे छोड़कर भाग गया है तो वो उसे फोन करके कहती है कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देगी। ये सुनकर विजय घबरा जाता है और इस मामले को ठंडा करने के लिए मुंबई जाता है और प्रिया को किसी तरह समझा बुझाकर उससे मंदिर में शादी कर लेता है। मगर उसके दिल और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो प्रिया से बहाना बनाकर वापस गोरखपुर आता है और साल 2014 में संध्या से भी शादी कर लेता है, जो उसकी ऑफिशियल पत्नी थी। एक तरफ जहां वो संध्या के करीब होता जा रहा था तो वहीं प्रिया से दूरी बना रहा था।
धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और विजय दो बेटियों का पिता बन जाता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन थोड़े दिन बाद विजय सोचता है कि क्यों ना वो अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर मुंबई चला जाए और वहीं पर वो रहना शुरू कर दे, क्योंकि मुंबई में गोरखपुर के मुकाबले सैलरी और ज्यादा अच्छी मिल सकती थी। इसलिए वो साल 2022 में अपनी फैमिली को लेकर मुंबई आ जाता है और एक अच्छी कॉलोनी में किराए के घर में वो रहने लगता है। साथ ही अपनी बेटियों का एडमिशन मुंबई के एक कॉन्वेंट स्कूल में करा देता है। जबकि प्रिया जिस किराए के घर में रह रही थी, वो उसे छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। अब क्योंकि विजय उससे मंदिर में शादी कर चुका था, इसलिए वो उसे पीछा छुड़ाने के लिए तलाक के पेपर प्रिया के घर भेजता है। लेकिन तब तक वो कहीं और शिफ्ट हो चुके थे, जिस वजह से इनका डिवोर्स बीच में ही रुक जाता है। प्रिया अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और वो अपने अकेलेपन और दर्द को बयां करने के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया करती थी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रिया अपने बेटे के साथ भी अक्सर रील बनाती थी और उसके ज्यादातर गाने सैड ही होते थे। इसी तरह साल 2025 आ जाता है और एक दिन जब विजय आराम से बैठा फोन चला रहा होता है, तब अचानक उसकी नजर प्रिया की एक रील पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे अपना 7 से 8 साल पुराना प्यार याद आ जाता है। विजय उसकी रील को लाइक कर देता है और उसका हालचाल पूछने के लिए उसके पास एक मैसेज करता है। जब प्रिया उस मैसेज को देखती है तो वो भी पलटकर जवाब दे देती है और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन अब प्रिया शराब की आदी हो चुकी थी। वो एक दिन विजय से कहती है कि अगर उसे ऐतराज ना हो तो वो उसके साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती है, क्या वो उससे मिल सकता है। इस पर विजय भी राजी हो जाता है और प्रिया की बताई लोकेशन पर उससे मिलने पहुंच जाता है। जहां जाने के बाद विजय को पता चलता है कि प्रिया के हालात अच्छे नहीं हैं और पैसों की कमी की वजह से उसका बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जबकि घर का खर्चा चलाने के लिए प्रिया दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती है। ये जानकर विजय को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो प्रिया से कहता है कि वो हर महीने उसे खर्चे के पैसे दे दिया करेगा, ताकि प्रिया और उसका बेटा एक अच्छी जिंदगी जी सके। बातों के दौरान प्रिया को विजय की शादी और दो बेटियों के बारे में पता चलता है, जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही होती हैं। इसलिए वो विजय से कहती है कि अब उसे भी अपने बेटे का हक चाहिए। वो चाहती है कि उसका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े और विजय उसके बेटे को अपना नाम दे। पर विजय समाज में बदनामी के डर से अपनी शादी को दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो प्रिया से मिलना जुलना जारी रखता है और कई दिनों तक उसके घर पे रहता है, जिस वजह से संध्या को भी एक दिन इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में तिलमिला उठती है और विजय से कहती है कि वो प्रिया से मिलना चाहती है। इस पर वो भी मान जाता है और संध्या को प्रिया के घर ले जाता है। बस यहीं से कहानी और ज्यादा खराब हो जाती है। प्रिया से मिलकर घर आने के बाद संध्या तुरंत अपने पिता राम बिलास को फोन करती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिस पर वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम तीनों गोरखपुर आ जाओ। जिसके बाद सभी लोग बैठकर फैसला करेंगे कि आखिर प्रिया और विजय के रिश्ते का क्या करना है। संध्या को भी पिता की बात ठीक लगती है, इसलिए वो विजय और प्रिया को लेकर 26 जनवरी 2026 को मुंबई से गोरखपुर पहुंच जाती है और एक होटल में किराए का कमरा लेकर तीनों वहीं पर रुकते हैं। अगले दिन वो बुधिया माई के स्थान और गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं और 29 जनवरी को पूरा दिन घूमने के बाद अब संध्या विजय और प्रिया को लेकर पहले अपने ससुराल जाने का फैसला करती है। ये देखकर विजय एक ऑटो वाले को पकड़ता है और उससे कहता है कि उन्हें पीपीगंज जाना है, जिसके लिए वो ऑटो वाला भी राजी हो जाता है। पर रास्ते में विजय ऑटो को रुकवाता है और रिपोर्ट के मुताबिक वो करीब 8 बोतल शराब की लेकर आता है। अब क्योंकि प्रिया तो पहले से ही शराब की आदी थी, तो वो शराब पीना शुरू कर देती है। साथ ही विजय और संध्या भी शराब पीते हैं, लेकिन इसी बीच इनकी किसी बात को लेकर ऑटो वाले से कहासुनी हो जाती है, जो इन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ के निकल जाता है। ये देखकर संध्या अपने पिता को फोन करती है और उनसे कहती है कि वो अपनी स्कूटी भेज दे, जिसके बाद घर का एक सदस्य वहां पे आता है और स्कूटी देकर चला जाता है। विजय प्रिया को बीच में बैठाता है और फिर संध्या बैठती है। रात के करीब 10 बजे तीनों स्कूटर पर सहज नवा के लिए रवाना हुए। रास्ते में प्रिया नशे की हालत में हंगामा करने लग जाती है। इसी दौरान विजय और संध्या ने उसे घर ले जाने के बजाय मारने की योजना बनाई और उन्होंने एक सुनसान जगह पर नशे में बेहोश पड़ी प्रिया का गला घोंटकर उसकी जान ले ली।
हालांकि दोनों को पकड़े जाने का डर था, इसलिए विजय ने प्रिया के शरीर से वो सभी चीजें हटा दी जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। इसी वजह से पुलिस को प्रिया की बॉडी बिना कपड़ों के मिलती है। उसने प्रिया के चेहरे पर ईंट से 8 से 10 बार वार किया था और उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। इसके बाद विजय अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आ जाता है। अगली सुबह उसने अपनी दाढ़ी और सर के बाल हटवा दिए ताकि अगर सीसीटीवी में कहीं उसका चेहरा दिख भी जाए तो उसे पहचाना ना जा सके। जी हाँ, जब वहाँ जानकारी इनको मुंबई में ही हो गई थी, उसके बाद ये लोग 2-3 दिन पहले यहाँ पे गोरखपुर आए थे और गोरखपुर के विभिन्न जगहों पर रहे, मंदिरों में घूमे। उसके बाद घटना के एक दिन पहले ये लोग पीपीगंज में रात में उतरे हैं, जहाँ इनके ससुर द्वारा स्कूटी उपलब्ध कराई गई है और उसी स्कूटी से तीनों लोग, पति पत्नी जो अभियुक्त हैं और मृतका, ये तीनों लोग वहाँ से गए। मृतका का एक बच्चा भी है। जी हाँ, बता 14-15 साल का, यहाँ पे नहीं है, मुंबई में। लेकिन पुलिस को 30 जनवरी की सुबह प्रिया की बॉडी मिल गई और छानबीन करते करते वो आखिरकार विजय और संध्या तक पहुंची गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। साथ ही रामविलास साहनी को भी जेल भेजा गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें पहले से पता था कि उनकी बेटी और दामाद प्रिया को मारने वाले हैं और उन्होंने रोकने के बजाय उनका साथ दिया था। साथ ही सबूत मिटाने या घटना को छुपाने में भी हेल्प की थी। वेल, आपको क्या लगता है विजय और संध्या ने प्रिया के साथ जो किया वो कितना सही और कितना गलत था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आप समझना।